Whether the bursting of firecrackers are punishable offense। इसी के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या फायर क्रैकर्स पटाखों को फोड़ना एक दंडनीय अपराध है या उसको स्टोर करना बेचना इस दिवाली। इसी के ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। Every year Delhi faces a public health crisis in the run up to and during most of the winter season। The crisis begins with the farm fires in Punjab, Haryana, and Uttar Pradesh, where farmers set fire to hundreds of square kilometers of paddy fields after harvesting them to uh, clear it, and it causes a smoke jacket to form over northern India, particularly in Delhi. And since 5 to 6 years, as per the Delhi government, the crackers are also responsible for the rising pollution। यानी कि जो पंजाब और हरियाणा में जो पैडी जो जलाई जाती हैं उससे पराली जो जलाई जाती है उससे पॉल्यूशन होता है। और अब दिल्ली सरकार कई 5-6 सालों से मान रही है कि जो पटाखे हैं ये भी कारण है प्रदूषण का दिल्ली में। इसीलिए दिल्ली दिवाली और दिलवालों के पटाखे इसके बिना दिवाली मनाई जा रही है कम से कम 4-5 साल से। और दिल्ली में पटाखों पर सख्त नियमों के तहत एक और साल की जश्न की तैयारी चल रही है। रोशनी के इस त्योहार में घर मंदिर और सड़कें सजाई जाएंगी, लेकिन लगातार 7वें साल राजधानी में पटाखों पर पूरी तरह प्रतिबंध के कारण पटाखे नहीं जलाए जाएंगे। यहाँ तक कि सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार 2017 में दिल्ली एनसीआर में पारंपरिक पटाखे यानी कि ट्रेडिशनल पटाखों पर प्रतिबंध लगाया था, जिसमें केवल बेरियम लवण रहित पर्यावरण के अनुकूल ग्रीन क्रैकर्स की अनुमति दी गई थी। फिर भी पारंपरिक पटाखों से ग्रीन पटाखों को अलग करने की चुनौती के कारण दिल्ली के अधिकारियों ने 2020 से हर सर्दियों में पूर्ण प्रतिबंध यानी कि ब्लैंकेट बैन लगाना शुरू कर दिया। पिछले साल दिल्ली सरकार ने 1 जनवरी 2023 तक राष्ट्रीय राजधानी में सभी पटाखों के भंडारण बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध लगाया था, और इस बार भी ऐसा ही कुछ किया जा चुका है। दिल्ली में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है दिवाली से पहले ही प्रदूषण का स्तर काफी गंभीर होता जा रहा है। हर दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। और अगर दिल्ली में कुल मिलाकर अगर देखें जो AQI है एयर क्वालिटी इंडेक्स वो खराब श्रेणी में रहा है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार 36 निगरानी स्टेशनों में से 8 जिनमें आनंद विहार, अशोक विहार, आया नगर, बवाना, जहांगीरपुरी, मुंडका, विवेक विहार और वजीरपुर में सुबह बहुत प्रदूषण की जो हालत थी बहुत खराब थी और बहुत खराब श्रेणी AQI का दर्ज किया गया था। अब अगर देखें तो जो बस्टिंग ऑफ क्रैकर्स है, क्रैकर्स फोड़ने से क्रिएट्स जो प्रदूषण जो है होता है वो क्रिएट होता है, विच नॉट ओनली क्रिएट्स एयर पोल्यूशन। खाली वो वायु प्रदूषण ही क्रिएट नहीं करता है, बट ये ऑल्सो अफेक्ट करता है ह्यूमंस के हेल्थ को और एनिमल्स को, क्रिएचर्स को और अदर क्रिएचर्स को। और एयर क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज एंड इट बिकम्स इम्पॉसिबल टू ब्रीथ इन द ओपन एयर। और बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है प्रदूषण से वातावरण। इसीलिए जो दिल्ली सरकार है वो हर साल कुछ ना कुछ निर्देश लेकर के आती है जिससे कि पटाखों पर नियंत्रण किया जा सके। और इस साल उसी प्रकार इस साल भी सिमिलरली द दिल्ली गवर्नमेंट दिस ईयर आल्सो उन्होंने कुछ डायरेक्शन इशू किए हैं। बहुत सारे स्टेट्स जो हैं उन्होंने ठोस कदम उठाए हुए हैं दिवाली में पटाखों से डील करने के लिए, लेकिन कुछ स्टेट्स ने कुछ टाइमिंग बता दी है कि ये पटाखे इस टाइम पे पटाखे फोड़ने हैं। सम स्टेट्स हैव सेट की ग्रीन क्रैकर्स फोड़ने हैं, बट दिल्ली में जो है वो कंप्लीट बैन है ऑन फायर क्रैकर्स। और इसके लिए कुछ रूल्स भी हैं, प्रोविजंस भी हैं और नोटिफिकेशन भी इशू किए गए हैं जिससे कि उन आदेशों का जो पालन है वो करवाया जा सके इजीली। होता क्या है कि 14 अक्टूबर को कहानी शुरू होती है। ये 14 अक्टूबर 2024 को जो DPCC है, दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी, वो एक डायरेक्शन इशू करती है इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 31A ऑफ द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, रेड विद रूल 20A ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यूनियन टेरिटरीज रूल्स 1983, यानी कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण संघ राज्य क्षेत्र नियम 1983 के तहत। और इस नोटिफिकेशन में इसके थ्रू डायरेक्शन इशू होता है और ये नोटिफिकेशन का नंबर ये रहा रेफरेंस नंबर के लिए। You may also download it from the website of the Delhi Pollution Control Committee, which is very much available on their website, जो available है पब्लिक डोमेन में।
और जो इसमें जो डायरेक्शंस इशू किए गए थे वो डायरेक्शंस इस प्रकार है कि इन नोटिफिकेशन इट इज स्पेसिफिकली मेंशन दैट कि देयर विल बी कंप्लीट बैन ऑन on all kinds of firecrackers, on manufacturing, storage, selling, or including delivery through online marketing platforms and busting of all kinds of firecrackers. कंप्लीट बैन है, यानी कि सभी प्रकार के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और सभी प्रकार के पटाखों की फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध है। और ये जो है ये प्रतिबंध कब तक रहेगा? ये रहेगा 1 जनवरी 2025 तक, यानी कि किसी भी हर प्रकार के पटाखों के ऊपर निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर बंद है, प्रतिबंध है। अब ये जो आप पोस्टर देख रहे हैं, ये पोस्टर जो है ये टीपीसीसी की वेबसाइट पे अवेलेबल है, वहां से आप भी चेक कर सकते हैं। और जो नोटिफिकेशन है उसमें कुछ चीजें जो महत्वपूर्ण जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया है, इसमें क्लियरली चीजें लिखी हुई हैं कि देयर इज कंप्लीट बैन ऑन ऑल काइंड्स ऑफ firecrackers on manufacturing, storage, selling, including delivery through online marketing platforms, and busting of all kinds of firecrackers up to 1st January 2025 in the territory of NCT of Delhi। तो यहाँ पे लिखा है all kinds of firecrackers, तो यानी कि इसमें ग्रीन क्रैकर्स भी शामिल होगा ऑब्वियसली, ऑल काइंड लिखा हुआ है तो। और ये जो डायरेक्शंस हैं ये सेक्शन 31A ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और रेडविच 12B रेडविच रूल 20 ऑफ द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यूनियन टेरिटरीज रूल 1983 के अंतर्गत इसको इशू किया गया है, इस नोटिफिकेशन को, यानी कि इस अधिसूचना को, और इसके हिसाब से कंप्लीट बैन है। अब अगर इसका इम्प्लीमेंटेशन देखें, अगर मान लीजिए जो अधिसूचना जो जारी किया गया है इसका इम्प्लीमेंटेशन, इसका कार्यान्वयन कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए जो ये नोटिफिकेशन है इसकी कॉपी भेजी गई है, ये इशू किया गया है कमिश्नर ऑफ पुलिस को, कमिश्नर एमसीडी को, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वाइस चेयरमैन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, डिविजनल कमिश्नर डीडीए को, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी को, और इसकी जो प्रतिलिपि है यानी कॉपी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जेएनसीटीडी यानी कि गवर्नमेंट जो गवर्नर है दिल्ली के, उनको, एडिशनल सेक्रेटरी टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को, सेक्रेटरी टू ऑनरेबल मिनिस्टर को और वेरियस अदर डिपार्टमेंट्स को इसकी नोटिफिकेशन की कॉपी जो है भेजी गई है, जिससे कि इसका सही प्रकार से इसका कार्यान्वयन हो सके। और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस को भी ये डायरेक्शन दिया गया है कि इस अधिसूचना को लागू करने का निर्देश दिया गया है। और यहाँ तक ये भी कहा गया है कि दिल्ली एक्शन जो रिपोर्ट है वो दिल्ली पुलिस जो है वो डीपीसीसी को ईमेल आईडी पे रोज सबमिट करे। इसके बाद क्या होता है, जो इसका जो रिजल्ट है इस नोटिफिकेशन का, अब इसको इसका कार्यान्वयन करवाने के लिए, इसका इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए क्या हुआ है, एज पर द रिपोर्ट्स माने तो टू इम्प्लीमेंट द फायरक्रैकर बैन इफेक्टिवली दिल्लीज एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय अनाउंस्ड the deployment of 77 teams from the revenue department and 300 teams from the Delhi police across the city। जो पटाखों पर प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राजस्व विभाग की 77 टीमों को और दिल्ली पुलिस की 300 टीमों को शहर भर में तैनात करने की घोषणा की है। और इस व्यापक यानी कि this extensive deployment has already resulted in 79 cases and related to firecrackers sale and storage with around 19,005 किलोग्राम ऑफ फायरक्रैकर्स सीज्ड, यानी कि इस व्यापक तैनाती के परिणाम स्वरूप पटाखों की बिक्री और भंडारण से संबंधित 89 मामले पहले ही सामने आ चुके हैं, जिनमें लगभग 19,005 किलोग्राम पटाखे जब्त किए गए हैं। ये एक एनआई की रिपोर्ट भी है, इसमें देखिए इसमें लिखा हुआ है एनआई की रिपोर्ट में क्लियरली कि ऑफिस ऑफ द दिल्ली एनवायरनमेंट मिनिस्टर गोपाल राय सेज कोट to ensure effective implementation of firecrackers ban 77 teams of revenue department and 300 teams of Delhi police have been mobilized across Delhi. So far 79 cases related to the sale and storage of firecrackers have been registered and approximately 19,005 kg of firecrackers have been seized. Environment Minister Gopal Rai took stock of firecracker ban enforcement in high level meeting today at Delhi Secretariat। उन्होंने दिल्ली सचिवालय में हाई लेवल मीटिंग भी की है और उच्च स्तरीय मीटिंग। Instructions have also been given to Delhi Police to hold meeting with RWS, residents welfare associations, market associations, religious committees to spread public awareness। आम लोगों को जागरूक करने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं, जिससे कि इस जो अधिसूचना है इसका अच्छे से सही प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो सके। अब हुआ क्या, जो प्रोविजंस है, मान लीजिए लोग सोचते हैं कि कौन से प्रावधान में इसको अधिसूचना को जारी किया गया, वो भी पढ़ लेते हैं एक बार, जिससे कि बहुत ही क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके। पहला है द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981 और दूसरा है द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यूनियन टेरिटरीज रूल्स 1983।
तो एक्ट में और एक रूल्स में इसको इस अधिसूचना को जारी किया गया। तो पहला जो है वो है द एयर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। इसमें जो सेक्शन 31 है 1A है, वो पावर देता है टू गिव डायरेक्शंस, पावर टू गिव डायरेक्शंस। ये पावर देता है किसी अन्य कानून से किसी बात के होते हुए भी, मतलब इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफिकली, वैसे अगर पढ़ूं तो पावर टू गिव डायरेक्शंस notwithstanding anything contained in any other law, but subject to the provisions of this act and to any directions that the central government may give in this behalf, a board may, in the exercise of its power and performance of its functions under this act, issue any directions in writing to any person, officer, or authority shall be bound to comply with such directions। मतलब किसी अन्य कानून में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग कर और अपने कृत्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण को लिखित रूप में कोई निर्देश जारी कर सकेगा, और ऐसे व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकरण इस निर्देशों का पालन करने के लिए आबद्ध होंगे, मतलब बाउंड होंगे। इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है जिससे कि कोई भी डाउट न रहे। तो इसमें एक्सप्रेशन में क्या लिखा हुआ है, फॉर द अवॉइडेंस ऑफ डाउट इट इज हियरबाय डिक्लेयर्ड दैट द पावर टू इशू डायरेक्शन अंडर दिस सेक्शंस इंक्लूड द पावर टू डायरेक्ट। क्या क्या बात है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि कोई डाउट ना रहे उसके लिए इस सेक्शन के अंदर ये पार है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास कि वो ए द क्लोजर, प्रोहिबिशन और रेगुलेशन ऑफ एनी इंडस्ट्री, ऑपरेशन और प्रोसेस, वो ऐसा आदेश जारी कर सकते हैं क्या, किसी उद्योग का संचालन या प्रक्रिया को बंद करना या प्रतिषेध करना या विनियमित करना किसी भी उद्योग के बारे में। और दूसरा वो द स्टॉपेज और रेगुलेशन ऑफ सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर और एनी अदर सर्विस, बिजली, पानी या किसी अन्य सेवा की आपूर्ति को रोकना या विनियमित करना। इसी के अंदर ये डायरेक्शन, ये जो नोटिफिकेशन है अधिसूचना जो जारी किया गया है। दूसरा है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन यूनियन टेरिटरीज रूल्स 1983, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981। इसमें इसमें एक चैप्टर है, चैप्टर 9, उसमें लिखा हुआ है 20, चैप्टर 9 28 डायरेक्शंस। जो चैप्टर 9 में लिखा है रूल 20A, उसमें डायरेक्शंस दिए हुए हैं, निर्देश दिए हुए हैं। और वो एक्चुअली 20A में टोटल 7 सब रूल्स हैं, लेकिन जो रेलेवेंट रूल्स हैं मैंने उन्हीं को इसमें यूज किया है। जो पहला है एनी डायरेक्शन इशूड अंडर सेक्शन 31A शैल बी इन राइटिंग, जो भी डायरेक्शन इशू किया जाएगा अधीन धारा 31A के अधीन जारी किए गए जो भी निर्देश होगा वो लिखित में होगा। दूसरा क्या है, the direction shall specify the nature of action to be taken and the time within which it shall be complied with by the person, officer or the authority to whom such direction is given। मतलब निर्देश में की जाने वाली कार्रवाई की प्रकृति तथा वह समय निर्देशित किया जाएगा जिसके भीतर उस व्यक्ति, अधिकारी या पदाधिकारी या प्राधिकारी द्वारा जिसे ऐसे निर्देश दिया गया है कार्रवाई का अनुपालन किया जाएगा। मतलब इस डायरेक्शन जब इशू किया जाएगा तो उसमें स्पेसिफिक लिखा होगा कि ये जो डायरेक्शन है कब से कब तक लागू होगा और इसको कैसे कैसे इसका एनफोर्समेंट होगा, कैसे कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। Rules, sub-rule 6. In a case where the Central Pollution Control Board is of the opinion that in view of the likelihood of a grave injury to the environment, it is not expedient to provide an opportunity to file objections against the proposed direction, it may, for reasons to be recorded in writing, issue directions without providing such an opportunity। मतलब अगर मान लीजिए बोर्ड को लगता है कि किसी को अगर हम अपॉर्चुनिटी देंगे उस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन रेज करने का तो बहुत देर हो जाएगा। तो ऐसे मामले में बिना अपॉर्चुनिटी दिए बिना भी नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है। तो सिंपली इसका मतलब ये हुआ कि ऐसे मामले में जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यह राय है कि पर्यावरण को गंभीर क्षति पहुंचने की संभावना को देखते हुए या हुए प्रस्तावित निर्देश के विरुद्ध आपत्तियां दर्ज कराने का अवसर प्रदान करना समीचीन यानी कि उचित नहीं होगा या टाइम नहीं होगा उतना, तो वह उन कारणों को लिखते हुए लिखित रूप में दर्ज करके ऐसे अवसर प्रदान किए बिना निर्देश जारी कर सकेगा। तो इन्हीं दो तो इस रूल्स और जो एक्ट है 1981 का, उसके अंदर ये नोटिफिकेशन जो है दिल्ली गवर्नमेंट ने जारी किया है। अब इस जो नोटिफिकेशन है इसको चैलेंज भी किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में। और इस नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो पेटिशनर हैं दिल्ली फायर वर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन ने इस नोटिफिकेशन को, अधिसूचना को चैलेंज किया था। और इस केस का नाम है दिल्ली फायर वर्क्स शॉपकीपर्स एसोसिएशन वर्सेस दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी एंड अदर्स। केस का नंबर है रिट पिटीशन सिविल 14693 ऑफ 2024। और इसमें जो ऑर्डर पास किया गया था वो 21 अक्टूबर 2024 पास किया गया था। और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस नोटिफिकेशन को सही माना और जो बैन था उसको भी सही माना।
और यहाँ तक कि माननीय उच्च न्यायालय ने दिल्ली के नागरिक के स्वास्थ्य को मद्देनजर रखते हुए यहाँ तक ये भी ऑर्डर दिया कि जो भी प्रेमाइसेस है, जो बेचते हैं, जो भी परिसर हैं, जो भी लाइसेंसी शॉपकीपर्स हैं, उनके प्रेमाइसेस को सील किया जाए जब तक ये नोटिफिकेशन जो है फोर्स में है, इफेक्ट में है। अब जो ब्रीफ में इस केस को समझ लेते हैं, ये केस है क्या। तो basically, petitioner filed the petition on the ground that notification imposes a blanket ban on the manufacturing, storage, and sale of firecrackers within the city of Delhi, effective until 1st January 2025. petitioner ने कहा कि इन्होंने गवर्नमेंट ने कंप्लीट बैन लगा दिया है मैन्युफैक्चर पे भी, स्टोरेज पे भी और सेल पे भी, जिससे इनको प्रभाव पड़ रहा है। petitioners का जो grievance था pertains specifically to the blanket prohibition on the storage of fireworks as imposed by the June notification, which indiscriminately affects those who possess valid permanent licenses for such storage within the NCT of Delhi। मतलब याचिकाकर्ता की शिकायत विशेष रूप से आतिशबाजी के भंडारण और पूरी तरह से प्रतिबंध से संबंधित है, जैसा कि विवादित अधिसूचना द्वारा लगाया गया कि जो उन लोगों को अंधाधुंध रूप से प्रभावित करता है जिनके पास दिल्ली के NCT, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र के भीतर इस तरह के भंडारण के लिए वैध अस्थायी लाइसेंस है। मतलब इसमें लाइसेंस है, फिर भी उनको ये जो अधिसूचना है वो प्रभाव करेगा। petitioner ने और क्या बोला, the petitioner asserts that this aspect of the notification is excessive and unjustified as it penalizes individuals operating within the legal framework, thereby curtailing their rights to possess and store fireworks under the license issued to them। मतलब याचिकाकर्ता का ये दावा है कि अधिसूचना का यह पहलू अत्यधिक और अनुचित है, क्योंकि यह कानूनी ढांचे के भीतर काम करने वाले व्यक्तियों को दंडित करता है, जिससे उन्हें जारी किए गए लाइसेंस के तहत आतिशबाजी रखने और भंडारण करने के इनके अधिकारों में कटौती होती है। अब हाईकोर्ट जो था वो इंक्लाइन नहीं थे, माननीय उच्च न्यायालय की हम इसमें इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए, इसको रिवोक किया जाए। इसलिए उन्होंने कहा कि पर्यावरण के मद्देनजर नोटिफिकेशन जो है सही है, और इवन एक्सप्लोजिव्स एक्ट में भी ये रूल पार है कि वो कोई भी डायरेक्शंस सरकार लेकर के आ सकती है, और जो लाइसेंस जो शॉपकीपर्स है उनको भी उसको मानना पड़ेगा। तो उसके बाद जो पेटिशनर जो है वो सबमिट करते हैं कि काम करिए, हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम फायरवर्क्स में एंगेज करें। वो बोलते हैं कि that members have no intention of engaging in the sale of fireworks while the ban remains in force। उनको कोई मकसद नहीं है कि वो क्रैकर्स को बेचे। However, the fireworks and goods that are already lawfully manufactured and stored at the licensed premises should be permitted to remain in storage until the expiration of the notification। लेकिन फिर वो कहते हैं कि हालांकि लाइसेंस प्राप्त परिसर में पहले से ही वैध रूप से निर्मित और संग्रहित पटाखे और सामान की अधिसूचना की संपत्ति तक की समाप्ति तक भंडारा में रहने की अनुमति दी जानी चाहिए। मतलब कि जब तक वो नोटिफिकेशन समाप्त नहीं होता है, कम से कम जब तक इन्होंने ऑलरेडी स्टोर कर लिया है, सही मतलब नोटिफिकेशन इशू होने से पहले जिन शॉपकीपर्स ने, जिन लाइसेंसी शॉपकीपर्स ने पटाखे स्टोर कर लिए हैं, कम से कम उनको ये अधिकार दिया जाए, परमिशन दिया जाए कि वो कम से कम उसको स्टोर कर सके, बेशक उसको बेचे ना, है ना। और therefore the petitioner's challenge to the notification is limited to ensuring that the storage of such goods which is duly licensed remains unaffected and that no further action is taken against the licensees for merely possessing these goods during the period of the ban। मतलब इसलिए अधिसूचना की याचिकाकर्ता की चुनौती यह सुनिश्चित करने तक सीमित है कि ऐसे सामान का भंडारण जो विधिवत लाइसेंस प्राप्त के द्वारा किया गया हो अप्रभावित रहे, और प्रतिबंध की अवधि के दौरान इन सामानों को रखने के लिए लाइसेंस धारियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई ना की जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो हाईकोर्ट है वो इस पेटिशन के ऊपर निर्णय देते हैं और इस याचिका का निपटारा करते हैं, और वो ये डायरेक्शन देते हैं कि ऑल द मेंबर्स, जो भी मेंबर्स हैं ऑफ द पेटिशन एसोसिएशन shall strictly refrain from engaging in the sale of any firecrackers during the subsistence of the ban imposed by the notification, which is effective until 1st January 2025। मतलब ये क्लियरली कहते हैं, कहा ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कि जो मेंबर्स हैं पेटिशनर जो याचिका करता है वो स्ट्रिक्टली अपने आप को बचाए फायर क्रैकर्स के, पटाखों के सेल से, जब तक ये बैन लगा हुआ है। और पेटिशनर जो पेटिशनर शैल सबमिट, और माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी कहा कि जो पेटिशनर है वो सबमिट करे सारी लिस्ट, जहां जो भी उनकी प्रीमाइसेस है, जहां पर उनको लाइसेंस दिया गया है फायर क्रैकर्स को स्टोर करने के लिए, उनकी लिस्ट दे, और वो लिस्ट जो है वो चीफ कंट्रोलर ऑफ एक्सप्लोजिव्स को सबमिट करें, और ऑन डेट बेसिस जो लिस्ट देंगे
उस लिस्ट मिलने के बाद जो एसडीएम है वो इंश्योर करेंगे कि जो प्रेमाइसिस है जहाँ पर जो जो सामान रखा गया है, पटाखे रखे गए हैं, उनको सील कर दिया जाए, उनको सील कर दिया जाए। और हाईकोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने ये भी क्लैरिफाई किया कि that premises shall remain sealed in accordance with the directions of this court until the expiration of the ban imposed under the info notification, that is until 1st January 2025. Upon lapsing of the notification, the concerned SDM shall ensure that the premises are desealed promptly. मतलब यह स्पष्ट किया माननीय उच्च न्यायालय ने कि परिसर इस न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उक्त अधिसूचना के तहत लगाए गए प्रतिबंध को समाप्ति तक अर्थात 1 जनवरी 2025 तक सील रहेगा। मतलब जो प्रेमाइसेस है वो 1 जनवरी 2025 तक सील रहेंगे। अधिसूचना समाप्त होने के पर जो एसडीएम है वो ये सुनिश्चित करेंगे कि परिसर की तुरंत डीसीलिंग कर दी जाए ताकि वो शॉपकीपर जो है अपना फिर से अपना काम कर सके। और इसके बाद अकॉर्डिंगली जो है द ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली डिस्पोज ऑफ द पिटीशन अलोंग विद द अबव डायरेक्शंस। और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने निम्नलिखित निर्देशों के साथ याचिका का निपटारा कर दिया। अब हम आते हैं एक और चीज जो इम्पोर्टेंट है, वो है provisions under which actions to be taken in case of violation of the directions। मान लीजिए किसी ने जो डायरेक्शंस दिए गए हैं अधिसूचना में उसका किसी ने वायलेशन कर दिया तो उसके ऊपर कार्रवाई कैसे की जाएगी। मान लीजिए what happens if you got caught busting the cracker or neighbors called police, then it would be difficult और problematic for the person। मान लीजिए किसी ने कोई पटाखा फोड़ रहा है, वो बैन है ऑलरेडी, और किसी ने पुलिस को फोन कर दिया या किसी ने कंप्लेन कर दी कि कोई यहाँ पर न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, कोई शोर कर रहा है पटाखों से, तो क्या होगा। या मान लीजिए इवन पुलिस क्या पुलिस जो है वो किसी को पटाखे फोड़ते हुए अगर देख रही है कि पटाखा फोड़ रहा है तो क्या वो उसे रोक सकती है। तो हाँ, ये वो उसे रोक सकती है अंडर सेक्शन 180 ऑफ द आईपीसी, उनके पास पावर है। और मान लीजिए अगर इसका जो रेपरकशन है, the repercussion of violating the directions given in the notification are very severe। Anyone caught, अगर किसी को पकड़ लिया गया bursting and selling firecrackers had to face up the repercussions in the IPC and under the Explosives Act 1884। उसको IPC जो कि अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है और Explosives Act 1884 में उसको कार्रवाई फेस करनी पड़ सकती है। अब अगर देखें तो जो डीपीसीसी है, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, उन्होंने लास्ट ईयर भी उन्होंने कहा था कि दोज फाउंड सेलिंग, स्टोरिंग और बस्टिंग फायरक्रैकर्स कैन बी पेनलाइज्ड अंडर इंडियन पेनल कोड। उनको सेक्शन 188 डेलिबरेट डिसओबीडियंस ऑफ एन ऑर्डर और सेक्शन 286 में नेग्लिजेंट कंडक्ट विद रिस्पेक्ट टू एक्सप्लोसिव सब्सटेंस में पनिश किया जाएगा, उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और वाइल सेक्शन 9B ऑफ द एक्सप्लोसिव्स एक्ट में भी कार्रवाई की जाएगी उन मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर जो कि प्रोड्यूस करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या एक्सप्लोसिव्स इन कंट्रावेंशन ऑफ द नोटिफिकेशन, जो भी नोटिफिकेशन अधिसूचना के अगेंस्ट काम कर रहे हैं या बेच रहे हैं, कैन आल्सो बी अप्लाइड अगेंस्ट दोज वायलेटिंग द बैन। अब देखते हैं द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981। इसमें क्या क्या प्रावधान है कार्रवाई करने का। इसमें सेक्शन 37 में लिखा हुआ है फेलियर टू कंप्लाई विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 और डायरेक्शंस इशूड अंडर सेक्शन 31A। मतलब जो भी व्यक्ति जो है धारा 22 के बंधों या धारा 31 के अधीन जारी निर्देशों का अनुपालन करने में विफल रहता है तो उसे तो उसके लिए क्या होगा। फर्स्ट, whoever contravenes or does not comply with the provisions of section 22 or directions issued under section 31A shall in respect of each such contravention be liable to penalty which shall not be less than 10,000 rupees but which may extend to 15 lakh rupees। मतलब कोई धारा 22 के बंधों या धारा 31A के अधीन जारी निर्देशों का उल्लंघन करेगा या उनका अनुपालन नहीं करेगा, वो प्रत्येक ऐसे उल्लंघन के लिए कम से कम 10,000 रुपए किंतु 15 लाख रुपए तक भी जुर्माना हो सकता है। ये डिपेंड्स ऑन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ ईच केस की, ऐसा नहीं कि सबसे 15 लाख रुपए ले लिया जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन दी कि आपने कैसा ऑफेंस किया है, कितने सीरियस। और मान लीजिए इसमें सबसेक्शन 2 भी है, सबसेक्शन 2 उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति where any person continues contravention under subsection 1 he shall be liable to additional penalty of 10,000 rupees for every day during which such contravention continues। मतलब जो कोई व्यक्ति धारा 1 के अधीन उल्लंघन जारी रखता है वह प्रत्येक दिन के लिए जिसके दौरान उसने ऐसा उल्लंघन जारी रहता है 10,000 रुपए की अतिरिक्त पेनल्टी लगाई जाएगी। मान लीजिए उसको एक बार उसको सजा मिल चुकी है सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 में, फिर से वो उल्लंघन कर रहा है तो उससे फिर सब सेक्शन 2 में हर दिन उसके ऊपर 10,000 रुपए की जुर्माना लगाया जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या सेक्शन है इंडियन पेनल कोड में फायर से रिलेटेड और जो अब भारतीय न्याय संहिता बन चुका है 2023।
इसमें पहला है सेक्शन 270, इसमें लिखा हुआ है इट स्टेट्स सेक्शन 270 स्टेट्स अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ अ पब्लिक न्यूसेंस हु डज एनी एक्ट और इज गिल्टी ऑफ एन इलीगल omission which causes any common injury, danger or annoyance to the public or to the people in general who dwell or occupy property in the vicinity or which must necessarily cause an injury, obstruction, danger or annoyance to persons who may have occasion to use any public right, but a common nuisance is not excused on the ground that it causes some convenience or advantage। मतलब धारा 270 कहता है भारतीय न्याय संहिता का कि वह व्यक्ति लोक उपद्रव का दोषी होगा जो ऐसा कोई कार्य करता है या कोई अवैध ऐसा कोई काम करता है जिससे कि किसी व्यक्ति को चोट खतरा या खतरा हो सके, तो उस व्यक्ति के मतलब खतरा हो सके और जिन्हें किसी लोक अधिकार का उपयोग करने का अवसर प्राप्त हो। मान लीजिए अगर कोई किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा कोई काम करता है जिससे कि किसी दूसरे व्यक्ति को चोट हो, खतरा हो या फिर मतलब उसको परेशानी हो, तो उसके ऊपर सेक्शन 270 लग सकता है। और इसकी जो पनिशमेंट है वो सेक्शन 292 में दी गई है। उसमें लिखा होगा क्लियरली कि whoever commits a public nuisance in any case not otherwise punishable by this संहिता shall be punished with fine which may extend to 1000 rupees। मान लीजिए अगर किसी देखिए सेक्शन 270 में कोई पनिशमेंट नहीं दी गई है, इसीलिए 292 में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि किसी पब्लिक न्यूसेंस के लिए अगर किसी सेक्शन में पनिशमेंट नहीं दी गई है तो उसे सेक्शन 292 के अंतर्गत 1000 रुपए तक की पनिशमेंट दी जा सकती है, मतलब उसे 1000 रुपए तक फाइन पे करना पड़ सकता है 270 के अंदर। जो एक और जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 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 फायर कैरेक्टर से डील करता है भारतीय न्याय संहिता में, वो है सेक्शन 288। अब जो सेक्शन 288 है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इट स्टेट्स whoever does with any explosive substance any act so rashly or negligently as to endanger human life or to be likely to cause hurt or injury to any other person or knowingly or negligently omits to take such order with any explosive substance in his possession as is sufficient to guard against any probable danger to human life from that substance shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 5000 rupees or with both। मतलब जो कोई किसी विस्फोटक पदार्थ के साथ कोई ऐसा कार्य इतनी उतावलापन के साथ या उपेक्षा से करेगा जिससे मानव जीवन संकटपन हो जाए या किसी अन्य व्यक्ति को का हित का मतलब उपहति हो या मतलब उसको हानि हो या चोट पहुंचने की संभावना हो या जानबूझकर या उपेक्षा से अपने कब्जे में किसी ऐसे विस्फोटक पदार्थ के साथ ऐसी कोई कार्य करता है जिससे किसी व्यक्ति को मानव जीवन के किसी खतरे को की संभावना उत्पन्न हो सकती है, तो उस व्यक्ति को एक अवधि के लिए कारावास यानी कि 1 साल तक की उसको यानी कि उसको 6 मंथ तक की पनिशमेंट या फिर फाइन विच में एक्सटेंड टू 5000 रुपीज या फिर दोनों हो सकती है। मतलब पनिशमेंट क्या है इसका 6 मंथ की सजा या तो फिर फाइन या तो फिर दोनों हो सकता है। जो एक और जो सेक्शन जो इम्पोर्टेंट है वो है सेक्शन 223। सेक्शन 223 डिसओबीडियंस ऑफ टू ऑर्डर ड्यूली प्रोमulgated बाय द पब्लिक सर्वेंट। मतलब लोक सेवक द्वारा विधिवत प्रख्यापित आदेश की अवज्ञा करना। मान लीजिए whoever knowing कि कोई ऑर्डर जो है कोई आदेश जो है वो पारित किया गया है किसी लोक सेवक द्वारा और उसका वो अनुपालना नहीं करता है, उसके अगेंस्ट काम करता है, तो उसमें लिखा हुआ क्लियरली देखिए यहाँ पर पढ़ते हैं इसको। whoever knowing that by an order promulgated by a public servant lawfully empowered to promulgate such order he is directed to abstain from a certain act or to take certain order with certain property in his possession or under his management disobeys such direction, और वो उसका पालन नहीं करता है। मतलब जो कोई ये जानते हुए कि ऐसे आदेश का प्रख्यापित करने के लिए विधिपूर्वक सशक्त किसी लोक सेवक द्वारा आदेश द्वारा उसे किसी निश्चित कार्य से करने के लिए मना किया गया है, जो उसके कब्जे में जो चीज है उसको यूज करने के लिए मना किया गया है या जिससे कि किसी को परेशानी हो सकती है, अपने प्रबंध के अधीन किसी निश्चित संपत्ति पर नियंत्रण रखने का निर्देश दिया गया है, ऐसे निर्देश की अगर जो अवज्ञा करेगा उसको ए, देखिए ए में क्या लिखा हुआ है, A shall if such disobedience causes or tends to cause obstruction, annoyance or injury or risk of obstructions, annoyance or injury to any person lawfully employed by be punished with simple imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 2500 rupees यानी कि 2500 रुपए। यानी कि यदि ऐसी अवज्ञा जो किसी लोक सेवक ने जारी किया है उसको कोई अवज्ञा करता है तो यदि ऐसी अवज्ञा से विधिपूर्वक नियोजित किसी व्यक्ति को बाधा या क्षति होती है या जोखिम उत्पन्न होता है, तो जिस व्यक्ति ने ये कार्य किया है
उसके ऊपर साधारण कारावास यानी कि सिंपल इम्प्रिजनमेंट जिसकी अवधि 6 मास तक हो सकेगी, या फिर जुर्माना जो कि 2500 यानी कि 2500 रुपए तक हो सकेगा, या फिर दोनों की सजा भी हो सकती है। अब आते हैं बी, एंड वेयर सच disobedience causes or tends to cause danger to human life, health or safety, or tends to cause right or affray, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both। मतलब, और जहां ऐसी अवज्ञा से मानव जीवन, स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होता है, या हानि की प्रवृत्ति होती है, या मान लीजिए या मान लीजिए उससे दंगा होता है, या होने की प्रवृत्ति होती है, और वहां उसे 1 वर्ष तक की, जिस व्यक्ति ने कार्य किया है वहां उसे 1 वर्ष तक की अवधि के लिए कारावास या फिर 5,000 रुपए तक का जुर्माना हो सकता है, या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक स्पष्टीकरण भी दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि नहीं मैंने तो इस आश्रय से काम नहीं किया था कि इतना बड़ा हानि हो जाएगा किसी को, तो इसमें क्लियरली लिखा हुआ है, इट इज नॉट नेसेसरी दैट द ऑफेंडर should intend to produce harm or contemplate his disobedience is likely to produce harm. It is sufficient that he knows of the order which he disobeys and that his disobedience produces or is likely to produce harm। मतलब स्पष्टीकरण में क्लियरली लिखा हुआ है, यह आवश्यक नहीं है कि अपराधी का आश्रय हानि उत्पन्न करना हो, या विचार हो उसका कि उसकी अवज्ञा से अपहानि उत्पन्न होने की संभावना है। एक बार अगर हानि हो गई तो ये पर्याप्त माना जाएगा कि उसे इस आदेश के बारे में पता था, जिसकी वह अवज्ञा जिस आदेश का उसने अवज्ञा किया है और उसके कारण कुछ हानि हुआ है, और यह कि उसकी अवज्ञा से हानि उत्पन्न होती है, या हानि का ही संभावना है। मतलब अगर उसने कुछ ऐसा कार्य किया है और ये बोलता है कि मुझे तो पता ही नहीं था, तो ये उसकी बातें नहीं मानी जाएगी। और बेशक उसका मोटिव ना हो, बेशक मान लीजिए उसका ये आशय ना हो कि किसी को कुछ हानि हो सकता है, फिर भी अगर हानि हुई है तो ये माना जाएगा कि उसने ये जानबूझकर ही किया है। अब देखते हैं एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884। इसके अंदर कौन कौन से प्रावधान है जिसके अगेंस्ट कार्रवाई की जा सकती है। ये बेसिकली मैन्युफैक्चरर्स पे अप्लाई होता है, शॉपकीपर्स पर, जो जिनको लाइसेंस दिया गया है अंडर सेक्शन 5 ऑफ द एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 में। तो सेक्शन 9 भी कहता है, punishment for certain offences, whoever in contravention of rules made under section 5 or of the conditions of a license granted under the said rules। मान लीजिए जो कोई भी धारा 5 के अधीन बनाए गए नियमों या उक्त नियमों के अधीन दी गई शर्तों का उल्लंघन करता है, लाइसेंस दिया गया किसी को और उसमें जो शर्त दिए गए हैं उसका उल्लंघन करता है, और तो करते हुए उल्लंघन करते हुए ए में क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, उल्लंघन करते हुए A, manufactures, imports or exports any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine which may extend to 5,000 rupees or with both। मतलब कोई विस्फोटक पदार्थ निर्मित, आयात या निर्यात करता है तो उसे 3 वर्ष तक की कारावास या 5,000 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। दूसरा क्या है, possess, sell, use or transport any explosive shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 2 years or with fine which may extend to 3,000 rupees or with both। मतलब यदि कोई विस्फोटक अपने पास रखेगा, उसका उपयोग करेगा, बेचेगा या उसका परिवहन करेगा यानी ट्रांसपोर्ट करेगा, तो उसे 2 वर्ष तक का कारावास या 3,000 रुपए तक की जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकेगा। तीसरा क्या है, इन एनी अदर केस विद फाइन व्हिच मे एक्सटेंड टू 1,000 रुपीस। मतलब किसी अन्य मामले में जुर्माने से जो 1,000 रुपए तक हो सकेगा। मतलब सरकार के पास बहुत सारे कानून हैं जिससे वो इस नोटिफिकेशन, इस अधिसूचना को पालन करवा सकती है, और पुलिस भी जो है वो एक्शन ले सकती है डिपेंडिंग अपॉन दी फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द ईच केस। अब एक और चीज क्लियर कर देता हूँ, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग बस्टिंग ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। क्या ग्रीन क्रैकर्स जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली जो पटाखे होते हैं जिनके अंदर बेरियम सॉल्ट्स, ऐसा माना जाता है कि बेरियम सॉल्ट्स नहीं है तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, क्या वो फोड़ना अलाउ है? तो एज पर दी मुझे ऐसा कोई खास नोटिस या नोटिफिकेशन नहीं मिला जिसमें लिखा हो कि जो ग्रीन क्रैकर्स है वो दिल्ली में फोड़ना अलाउ है, यानी कि ये भी जो है ये भी बैन है, यानी कि कोई भी पटाखे आप नहीं फोड़ सकते हैं। एक्चुअली हुआ क्या था, पहले ऑल फायर क्रैकर्स आर बैंड इन दिल्ली एनसीआर अलाउइंग ओनली ग्रीन क्रैकर्स। पहले ऐसे मानना था कि ग्रीन क्रैकर्स को जो है अलाउ किया जा सकता है जो दैट डू नॉट यूज बेरियम सॉल्ट्स इन देयर प्रोडक्शन।
सिंस 2020 से ये माना जा रहा है कि जब तक यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि ट्रेडिशनल पटाखे को बैन कर दो और जो इसमें बैरियम सॉल्ट्स नहीं है, जो ग्रीन क्रैकर्स हैं उनको अलाउ करो, उनको फोड़ने का परमिशन मिलना चाहिए 8 बजे से लेकर के 10 बजे तक का रात्रि में। हाउएवर, लेकिन जो दिल्ली सरकार है, हाउएवर ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डिस्टिंक्शन बिटवीन अ ग्रीन क्रैकर फ्रॉम अ नॉर्मल वन, अथॉरिटीज हैव बीन इम्पोजिंग अ ब्लैंकेट बैन ऑन एवरी विंटर सिंस 2020। मतलब लेकिन ये पता करना मुश्किल हो गया था सरकार के लिए कि कौन सा किसमें बैरियम सॉल्ट्स है किसमें नहीं है, क्योंकि मार्केट में आने के बाद या मतलब जब वो फूटेगा तो उनके साउंड के हिसाब से सरकार को पता करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि प्रदूषण का लेवल हर बार बढ़ ही रहा था। इसीलिए सरकार जो है वो अब कंप्लीट बैन लगा देती है, ब्लैंकेट बैन सभी पटाखों पर, ग्रीन या फिर ट्रेडिशनल बैन, दोनों बैन रहेंगे। तो अभी तक मैं ये बोल सकता हूँ कि अभी मतलब बैन है, और मुझे ऐसा कोई ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं मिला है। अगर आपके पास होगा तो आप यू मे कंसिडर इट एंड यूज इट। अब देखते हैं पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स राजनीति तो बहुत जरूरी है, कोई भी अगर निर्णय सरकार लेती है तो उसपे राजनीति तो होती है। राजनीति तो देखिए अभी इस पे क्या राजनीति हो रही है। जो माननीय पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, उन्होंने कहा कि द सुप्रीम कोर्ट एंड इवन द दिल्ली हाई कोर्ट से दैट वी शुड लाइट दियाज एंड नॉट बस्ट क्रैकर्स इन द वेक ऑफ worsening air quality levels in Delhi during the festive period. It is not like we are doing anyone a favor. उन्होंने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने दिल्ली सरकार के कदम का बचाव किया, और उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सुप्रीम कोर्ट और यहाँ तक कि दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कहा है कि त्योहारों के दौरान दिल्ली में वायु गुणवत्ता के बिगड़ते स्तर के मद्देनजर हमें दिए जलाने चाहिए और पटाखे नहीं फोड़ने चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं, मतलब जनता किसी पे एहसान नहीं कर रही, वो एहसान अपने ऊपर कर रही है, अपने आप को एक सुरक्षित स्वस्थ पर्यावरण दे करके। और कहीं हद तक सही भी है। देयर इज नो हिंदू मुस्लिम इन ऑल ऑफ दिस, एवरीवन्स लाइफ मैटर। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, कोई इसमें राजनीति नहीं है, ये सभी की जिंदगी प्यारी है, जीव जंतु मनुष्य, और इसीलिए सबके दिल्ली वालों के स्वास्थ्य के मद्देनजर ये जो अधिसूचना है ये जारी किया गया है। वही जो दिल्ली के जो सांसद हैं, माननीय सांसद मनोज तिवारी जी, उन्होंने इसका जो दिल्ली सरकार का जो डिसीजन है उसकी आलोचना की है, करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल इज प्लेइंग विद द सेंटिमेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ दिल्ली। इफ द बीजेपी फॉर्म्स द गवर्नमेंट इन दिल्ली, वी विल वर्क टुवर्ड्स फाइटिंग पॉल्यूशन एंड विल सर्टेनली लिफ्ट द क्रैकर बैन। उन्होंने ये कहा कि भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली सरकार की कार्रवाई को, मतलब उन्होंने आलोचना करते हुए कहा कि अरविंद केजरीवाल जो है वो दिल्ली के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, और अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार बनती है तो हम प्रदूषण से लड़ने की दिशा में काम करेंगे, मतलब ये भी काम करेंगे प्रदूषण से लड़ने की दिशा में, लेकिन निश्चित रूप से वो पटाखों पर प्रतिबंध नहीं लगाएंगे। मतलब ये भी काम करेंगे, इनको भी लगता है कि प्रदूषण है दिल्ली में, लेकिन पटाखों को मानते हैं कि पटाखों के कारण ही सारा प्रदूषण नहीं है, इसके और भी कई कारण है, उस पर काम करना बहुत जरूरी है। वही पटाखे सिर्फ एक बार ही साल में फोड़े जाते हैं दिवाली में, जो कई हद तक सही भी है। और दूसरा, the AAP government should have worked towards curbing pollution for the past 10 years. It won't solve the issue by just imposing it on Diwali and ruin the festival. उन्होंने ये भी कहा कि आप सरकार को पिछले 10 सालों से प्रदूषण पर लगाम लगाने की दिशा में काम करना चाहिए था। दिवाली पर इसे लागू करने और त्योहार को बर्बाद करने से कोई समस्या का हल नहीं होगा। तो ही इज ऑल्सो राइट सम एक्सटेंट, और जो केजरीवाल जी हैं पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली के, वो भी कहीं हद तक सही है। तो चलिए छोड़िए, हम लोग राजनीति में नहीं पढ़ते हैं, हम लोग दिवाली को सेलिब्रेट करने की तरफ, मनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं, और दियों से, मिठाई से और मोमबत्ती से और लाइट से दिवाली को मनाते हैं। और मैं यही बोलूंगा कि दिवाली बहुत अच्छा त्यौहार है, तो इसको हिंदुओं का बहुत धार्मिक त्यौहार है, तो इसको अच्छे से मनाया जाए। और जो भी सरकार, ये हमारा काम है कि हम अपने त्योहार और सरकार के निर्देशों को बैलेंस करके चलें, ताकि ना पर्यावरण को हानि हो और ना ही हमारे त्योहार को हानि हो। और पटाखे फोड़ना नहीं फोड़ना ये आपका डिस्कशन होगा, आपका विवेक अधिकार होगा। उसी के साथ मैं इस वीडियो का अंत करता हूँ। थैंक यू सो मच। मेरी तरफ से आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं। With the celebration of Diwali, be blessed with good health for you and your family. Wish you a very happy, safe and prosperous Diwali. Thank you so much.